हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पे ब्रदर्स एजुकेशन हब पे। तो आजकल हम क्षमा के पात्र हैं थोड़े से, क्योंकि थोड़ा सा टाइम गड़बड़ाया हुआ है, क्लास का रूटीन थोड़ा सा सही नहीं बैठा। तो बहुत जल्द आपकी ये समस्या भी सॉल्व हो जाएगी, तो आप टेंशन मत लेना किसी भी इस बात का। तो थोड़ा सा हम क्षमा के पात्र है। तो जिस कड़ी के अंदर अपने कर रहे थे, यानी कि पंजाब हाई कोर्ट के लिए जो अपने स्ट्रेटेजी की क्लास चल रही थी, उसी कड़ी के अंदर अपने पुनः जुड़ के आए हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर जो चैनल के ऊपर नया जुड़ा है, तो आपका नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि हम अपनी तरफ से इतनी सपोर्ट करें तो आप थोड़ा सा भी हमें सपोर्ट करता रहिएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिसको वीडियो अच्छी लगे लास्ट में लाइक भी करना। अगर अब अच्छी लग रही है तो लाइक भी करना, और चैनल को एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी देना, और सभी ग्रुपों में वीडियो को शेयर भी करना। तो जिस कड़ी के अंदर अपने कर रहे थे, उसी कड़ी के अंदर अपने पुनः चलते हैं और पुनः क्लास को शुरू करते हैं। बहुत अच्छे से क्लास को शुरू करते हैं, उसी कड़ी के अंदर अपने फिर बात करते हैं। तो चलते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न की ओर। चंद्रभागा नदी की चंद्रा और भागा नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? तो सबसे पहले चंद्रभागा नदी के बारे में देखते हैं क्या चीज है, क्योंकि बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं यहां से। जो अच्छे प्रश्न वो अपने वैसे भी नहीं छोड़ने वाले। चंद्रभागा नदी की बात करें, चंद्रभागा नदी की बात करें तो चंद्र प्लस भागा, यानी कि चंद्र व भागा नदियों के दोनों मिलने से जिस नदी का निर्माण होता है उस नदी का नाम है चिनाब नदी। चंद्र व भागा नदियों के मिलने से जिस नदी का निर्माण होता है उस नदी का नाम क्या नाम है? चिनाब नदी। तो कह रहा कि चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? तो बेसिक सी अगर मैं बात करूं तो चिनाब तो कहाँ से निकलती है? चिनाब निकलती है अपने हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में जिस दर्रे का नाम है, दर्रे का नाम बारा लापचा दर्रा, बारा लापचा दर्रा। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ता है बारा लापचा दर्रा, और इसी बारा लापचा दर्रे से नदी का उद्गम होता है, जिस नदी का नाम क्या पड़ता है? जिस नदी का नाम पड़ता है कौन सा? चंद्रभागा, चिनाब नदी। और चिनाब नदी चंद्र व भागा नदियों के मिलने से, क्योंकि बारा लापचा दर्रा इस प्रकार का दर्रा है, यहाँ से एक साइड से चंद्र नदी, एक साइड से भागा नदी, ये भागा नदी, ये चंद्र नदी, दोनों के मिलने से एक नदी बनती है, जिस नदी का नाम क्या पड़ता है? चिनाब नदी। तो पूछ रहा प्रश्न क्या? चिनाब नदी, चिनाब नदी चंद्र व भागा कहाँ पे मिलती है? तो लाहौल स्पीति का जो स्थान पड़ता है, लाहौल व स्पीति का स्थान पड़ता है, वहाँ से कौन सी नदी? हिमाचल प्रदेश में लाहौल व स्पीति का स्थान पड़ता है, उसका आपको पता होगा। मिठानकोट तो पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में मिठानकोट नामक स्थान पे चंबल नदी की ये चिनाब नदी है, वो सिंधु में मिलती है। यहाँ पे तो जो चिनाब नदी है वो सिंधु में मिलती है। श्रीनगर तो राजधानी जम्मू में है, ये भी जम्मू लद्दाख की राजधानी लेह पड़ती है। तो लाहौल स्पीति नामक स्थान पे चंद्र व भागा नदियों का आपस में क्या होता है? मिलन होता है। आगे चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर देना। अच्छा, अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो ऑफलाइन आपके प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे हमारा स्वागत रहेगा। आपके ऑफलाइन भी बेंचेस सारे शुरू है, हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट के भी बेंचेस ऑफलाइन भी शुरू है, तो वहाँ से आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख रूप से भूतापीय ऊर्जा पर निर्भर है? यानी कि ऐसा कौन सा राज्य जो सिर्फ भूतापीय ऊर्जा पर निर्भर है? भूमि के तापमान से जो ऊर्जा बनती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। भूमि के तापमान से जो ऊर्जा बनती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। ऐसा कौन सा राज्य है जो सिर्फ भूतापीय ऊर्जा पे निर्भर है? तो कौन सा राज्य भूतापीय ऊर्जा पे निर्भर? भूतापीय ऊर्जा पे निर्भर ऐसा कौन सा राज्य है? तो मैं बता देता हूं, जो भारत का पश्चिम बंगाल राज्य पड़ता है। भारत का जो पश्चिम बंगाल राज्य पड़ता है वो कि भूतापीय ऊर्जा के ऊपर निर्भर है। किसके ऊपर है? भूतापीय ऊर्जा के ऊपर निर्भर है। कौन सा राज्य है? भारत का पश्चिम बंगाल राज्य किसके ऊपर निर्भर अपने को देखने को मिलता है? भूतापीय ऊर्जा पे। तो कौन सा? बी नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल यहाँ से सही होगा। कौन सा? बी नंबर ऑप्शन। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट पर्सन की ओर, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। कोलकाता। आगे चले। भारत में विद्युत
उत्पादन क्षमता किस क्षेत्र में सर्वाधिक स्थापित की गई? उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, पूर्व भारत में या फिर दक्षिण भारत में? कहने का मतलब इस प्रकार का अपना भारत है, तो भारत में विद्युत उत्पादन क्षमता सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक होती है, सर्वाधिक विद्युत होती है, वो किस क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन हो रही है? उत्तर भारत में हो रही है, दक्षिण में हो रही है, पूर्व पश्चिम में या फिर पूर्व में? तो मैं कह सकता हूं जो भारत का पश्चिमी इलाका पड़ता है, भारत का जो पश्चिमी इलाका पड़ता है, गुजरात का एरिया हुआ, राजस्थान का एरिया हुआ, महाराष्ट्र का एरिया हुआ, इस इलाके के अंदर सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन होता है। कौन से इलाके में? पश्चिमी भारत में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन होता है। कौन से भारत के अंदर होता है? पश्चिमी भारत में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन होता है। इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। कौन से भारत में? पश्चिम भारत में सर्वाधिक विद्युत का क्या होता है? उत्पादन होता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना किस राज्य में है? सिंपल सा प्रश्न पूछ रहे हैं। भारत का जो सबसे ऊंचा झरना पड़ता है, भारत का जो सबसे ऊंचा झरना पड़ता है कुंचिकल झरना, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा? कुंचिकल झरना किस राज्य के अंदर? ये बात पूछ रहा कि भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना किस राज्य में पड़ता है? तो सिंपल से 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो मैं बता देता हूं, कर्नाटक राज्य में भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा पड़ता है? कुंचिकल झरना पड़ता है। कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में। और कर्नाटक में जो पठार पड़ता है, कर्नाटक में जो पठार पड़ता है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो कॉफी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। किसके लिए? कॉफी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है कर्नाटक का पठार। और कर्नाटक के पठार से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी? कावेरी नदी। कर्नाटक के पठार से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी। और कर्नाटक का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? वैसे लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा पठार? कर्नाटक का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और कर्नाटक की अगर मैं राजधानी की बात करता हूँ, कर्नाटक की राजधानी तो बेंगलोर पड़ती है। कर्नाटक की राजधानी तो बेंगलोर पड़ती है। और कर्नाटक में जो बंदरगाह पड़ता है, कर्नाटक में जो बंदरगाह पड़ता है उसे न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहा जाता है। न्यू मैंगलोर, उसे न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहा जाता है। कर्नाटक के बंदरगाह को क्या? न्यू मैंगलोर। और इसी न्यू मैंगलोर बंदरगाह से लोहा का निर्यात किया जाता है, यानी कि लोहा दूसरे देशों में भेजा जाता है। इतनी सारी बातें कर्नाटक के बारे में आपको पता होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से आपको पता होना चाहिए। तो पूछ रहा भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना, कुंचिकल झरना किस? अच्छा, झरना क्या होता है? जिसे वाटरफॉल कहा जाता है, जलप्रपात कहा जाता है। यानी कि ये कोई पहाड़ हुआ, पहाड़ से पानी का नीचा पड़ना, पहाड़ से पानी का नीचा पड़ना ही झरना कहलाता है। तो कह सकते हैं सर्वाधिक जो जलप्रपात देखे जाते हैं इस प्रकार का अगर दक्षिण भारत पड़ता है, दक्षिण भारत इस प्रकार का पड़ता है, तो यहाँ पे एक बहुत ऊंची पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला भारत में हिमालय के बाद अगर दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है तो वो पश्चिमी घाट मिलता है। यानी कि यहाँ पे एक पर्वत पड़ता है, उस पर्वत का नाम है पश्चिमी घाट। हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भारत में देखने को मिलती है तो पश्चिमी घाट पड़ता है। यहाँ से तो इस प्रकार पानी नीचे पड़ेगा और इस प्रकार नीचे पड़ेगा तो क्या बनाएगा? झरना ही बनाएगा। क्या बनाएगा? झरना ही बनाएगा। तो मैं सिंपल सी बात कह सकता हूँ। कौन सी बात? तो कौन सी बात कहूँ? पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। झरनों का ऑब्लिक में, जलप्रपात का ऑब्लिक में, एस्चुरी का निर्माण करता है। इस साइड में तो झरने बनते हैं, एस्चुरी बनते हैं, और इस साइड में क्या बनता है? इस पूर्वी घाट की ओर बात करता हूं तो पूर्वी घाट में डेल्टा बनता है। और डेल्टा किसे कहा जाता है? अब आप पूछोगे डेल्टा, बता देता हूं डेल्टा किसे कहा जाता है। जब नदी अपना जल
नदी जब अपना जल किसी अच्छे मुहाने या फिर किसी बड़े महासागर में डालती है, नदी अपना जल किसी महासागर में डालती है तो जो त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण होता है, समझने का मतलब ये कोई नदी आ रही है, ये बड़ा सारा महासागर है, यहाँ पे जैसे ही जल डालती है तो साथ में अपने साथ मिट्टी भी लेके आती है, जिस मिट्टी से जो ये त्रिभुजाकार आकृति का जो मैदान तैयार होता है, इस प्रकार त्रिभुजाकार आकृति का जो मैदान तैयार होता है उसे डेल्टा कहा जाता है। इस साइड की सारी नदियां डेल्टा बनाती है, ये डेल्टा और ये जलप्रपात का निर्माण करती है। तो कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पे देखने को मिलता है अपने को, कहाँ पे, कर्नाटक में मिलेगा, क्योंकि उत्तराखंड तो यहाँ पे है नहीं, कठुआ तमिलनाडु इस साइड में पड़ता है, उत्तर प्रदेश भी यहाँ पे है नहीं, तो कर्नाटक ऑप्शन अपना क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। आगे चले, हाँ जी, तो एक बात बता देता हूँ, पंजाब हाईकोर्ट की जो बहुत काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि सरकारी जॉब हर प्रकार की अच्छी जॉब होती है, सरकारी किसी भी प्रकार की जॉब बहुत अच्छी जॉब होती है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा नॉर्मल सा जीके है, स्टैटिक जीके और करंट है। जीके का फोर्सन है, यानी कि ज़्यादा मैथ भी नहीं है, ना इंग्लिश से कुछ भी इसके अंदर नहीं है, कोई ग्रामर वगैरह नहीं है। तो पूरा का पूरा रिकॉर्डेड अगर कोर्स की बात करता हूँ, पंजाब हाईकोर्ट का अगर रिकॉर्डेड कोर्स आपको चाहिए तो टेस्ट माफिया एप्लीकेशन डाउनलोड करना, गूगल से आपको या प्ले स्टोर से टेस्ट माफिया एप्लीकेशन डाउनलोड करना, वहाँ पंजाब हाईकोर्ट का पूरा आपको जो चौकीदार की वैकेंसी है, पूरा का पूरा आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज, पूरा का पूरा रिकॉर्डेड कोर्सेज सिर्फ और सिर्फ 899 में मिल जाएगा। पूरा का पूरा रिकॉर्डेड कोर्सेज सिर्फ और सिर्फ 899 में मिल जाएगा। इसके साथ में क्या फैसिलिटीज है इसके साथ, तो जो क्लासरूम से लाइव क्लासेस चलती है वो बिल्कुल फ्री मिलेगा। रिकॉर्ड तो है ही कोर्स, इसके साथ में जो क्लासरूम से लाइव क्लासेस चलती है वो भी फ्री रहेगी इसके साथ में। और अगर मैं बात करूं जो पैनल पीडीएफ है, पैनल की जो भी पीडीएफ है वो पीडीएफ भी फ्री रहेगी। अगर आप चाहते हो स्टडी मटेरियल भी हो हमारे पास पढ़ने के लिए, तो यहाँ से हम 5 बुक्स है हाईकोर्ट व चौकीदार की 5 बुक्स अलग अलग स्ट्रैटेजी के, करंट की, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री के 5 बुक्स है। 5 बुक्स को होम डिलीवरी भी करते हैं, होम डिलीवरी 5 बुक्स को होम डिलीवरी भी करते हैं, घर बैठे आप पढ़ सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 5 बुक्स है 799 के अंदर, कोर्स है 899 का, बुक्स है 799 के। अगर आपको ये होम डिलीवरी करवाना तो कुछ भी नहीं करना, हमारी टेक्निकल टीम से बात कर लेना 7597500755 पे टेक्निकल टीम से बात करना और अपना एड्रेस बता देना, और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही हो तो इस नंबर पे कॉल करके आप समस्या भी हल करवा सकते हो। आगे चले, प्रश्न नंबर 5, भारत में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? भारत में कौन सी जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? भील की ज्यादा है, मीणा की ज्यादा है, गौड़ जनजाति ज्यादा है, या फिर सहरिया? भारत में सर्वाधिक जनजाति पड़ती है वो गौड़ जनजाति सर्वाधिक पड़ती है। सिंपल सा प्रश्न, सिंपल सा फैक्ट, क्योंकि एक बार ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था, तो ज़्यादा फैक्ट नहीं याद करने, सिंपल सा पता करना है भारत में सर्वाधिक जो जनजाति पड़ती है वो कौन सी जनजाति सर्वाधिक पड़ती है? तो गौड़ जनजाति भारत में क्या पड़ती है? सर्वाधिक पड़ती है। कौन सी जनजाति? गौड़ जनजाति भारत में क्या पड़ती है? सर्वाधिक पड़ती है। सिंपल सा फैक्ट इतना सा याद करना है। आगे चले, पांडिचेरी का माहे क्षेत्र किसके किनारे पर स्थित है? पांडिचेरी का माहे क्षेत्र किसके किनारे पर स्थित पड़ता है? बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, अरब महासागर में, या फिर मन्नार की खाड़ी में? सबसे पहले तो पांडिचेरी को उखाड़ देती है अपने पांडिचेरी भारत का एकमात्र ऐसा यूटी जो कि 3 तो राज्यों में फैला हुआ और 4 जिलों में फैला हुआ है। 3 राज्य, केरल की बात करता हूं मैं, केरल। अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं, तमिलनाडु, अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करता हूं, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इसके 3 तो राज्यों में, जो आंध्र प्रदेश में इसका जिला पड़ता है उसका नाम है यलम। तमिलनाडु में इसके 2 जिले पड़ते हैं, एक जिले का नाम है पुडुचेरी खुद, और एक जिले का नाम है इसका कराईकल। और जो इसका एक जिला, तीसरा जिला पड़ता है वो केरल में पड़ता है, उसका नाम है माहे।
माहे क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा जिला है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा और बड़ा तो लेह पड़ता है, जो लद्दाख की राजधानी है लेह सबसे बड़ा जिला पड़ता है। तो इस साइड में भारत के अरब सागर लगता है, अरब सागर। इस साइड के भारत में बंगाल की खाड़ी लगती है, यहां पे कौन सी खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो सिंपल सा प्रश्न था। पांडिचेरी का माहे क्षेत्र किसके किनारे पर स्थित है, यानी कि यहाँ पे माहे केरल में पड़ता है, किसके किनारे पे, अरब सागर के किनारे। तो किसके किनारे पे हुआ, अरब सागर के किनारे पे स्थित हुआ। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न, किसके किनारे पे, अरब सागर के किनारे। बंगाल की खाड़ी तो पूर्व छात्र पूर्व में पड़ती है, भारत के पूर्व में। हिंद महासागर भारत के दक्षिण में पड़ता है, और इसी हिंद महासागर के नाम पे भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा था। अच्छा, अरब सागर की बात करें तो भारत के पश्चिम में पड़ता है। मन्नार की खाड़ी की बात करता हूं, मन्नार की खाड़ी ये भारत का क्षेत्र हुआ दक्षिण का, यहाँ पे चीन का क्षेत्र, वो श्रीलंका का क्षेत्र हुआ, श्रीलंका का क्षेत्र हुआ, ये श्रीलंका हुआ। यहाँ पे बीच में राम सेतु पुल है, वो जो राम जी ने बनवाया था, राम सेतु पुल जिसे कहा जाता है। इस राम सेतु पुल के इस साइड में जो खाड़ी पड़ती है उसे पाक की खाड़ी कहा जाता है। इस राम सेतु के दक्षिण में इस साइड में जो पड़ती है उसे मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। एक साइड में पाक की खाड़ी, दूसरी साइड में कौन सी, मन्नार की खाड़ी पड़ती है। सिंपल सा प्रश्न है। तो मन्नार की खाड़ी कहां पे है, पाकिस्तान, भारत व श्रीलंका के मध्य, भारत व श्रीलंका के मध्य। अच्छा, अरब सागर का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चले, आगे। भारत में सड़क की सबसे अधिक तथा सड़क की सबसे कम लंबाई किन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश में। तो भारत में सड़क सर्वाधिक तो देखने को मिलती है अपने को महाराष्ट्र में, और सबसे कम देखने को मिलती है लक्षद्वीप में। तो सर्वाधिक सड़कों वाला राज्य कौन सा हुआ, सर्वाधिक सड़कों वाला राज्य, सर्वाधिक सड़कों वाला राज्य तो है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। और सबसे कम सड़कों वाला राज्य कौन सा हुआ, जिसे केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में सबसे कम और लक्षद्वीप की जो राजधानी पड़ती है उस राजधानी का नाम है कवारती। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती पड़ती है, और सर्वाधिक सड़कों वाला महाराष्ट्र की राजधानी क्या पड़ती है, मुंबई पड़ती है। सिंपल सा प्रश्न, यहां से आपका क्लियर हो जाता है। आगे चलें, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है। जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी के ऊपर स्थित है। तो आपको बता देता हूं, जम्मू कश्मीर में इस प्रकार का जम्मू, क्योंकि जम्मू कश्मीर के दो हिस्से हुए, दो हिस्से, यानी कि ये तो जम्मू बना, जम्मू एंड कश्मीर बना, और ये लद्दाख बना। जम्मू से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है झेलम नदी, झेलम नदी। इस झेलम नदी की बात करता हूं तो इसका उद्गम जम्मू कश्मीर में बेरीनाग का झरना से होता है। बेरीनाग का झरना, बेरीनाग का झरने से होता है। बेरीनाग के झरने और जो झील पड़ती है शेषनाग झील, शेषनाग झील से नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है, झेलम नदी का उद्गम होता है। इसी झेलम नदी के ऊपर कौन सी परियोजना है, उरी परियोजना। तो कह सकते हैं झेलम नदी के ऊपर कौन सी परियोजना, उरी परियोजना। और जो भी चैनल के ऊपर नए जुड़े वीडियो को जल्दी से लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और अगर अच्छी लगे तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना, ठीक है। आगे चले, आगे चलते हैं। बाघा बॉर्डर किस रेखा के साथ सटी हुई है। बाघा बॉर्डर की अपने को पता है पंजाब में है। बाघा बॉर्डर पंजाब में है, तो कौन सी बॉर्डर के, कौन सी रेखा के ऊपर। तो बाघा बॉर्डर अपने को पता है जो भारत व पाकिस्तान के मध्य है, भारत व पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा कहलाती है उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, रेड क्लिफ रेखा। भारत व पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। रेड क्लिफ रेखा की टोटल लंबाई की बात करता हूं तो 3310 किलोमीटर है,
और इसी रेड क्लिफ रेखा की जो कौन सा बाघा बॉर्डर पड़ता है तो अपने कह सकते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा पे अपने को बाघा बॉर्डर दिखाई देता है, बाघा बॉर्डर। और है किस किस के मध्य ये? भारत प्लस में पाकिस्तान, भारत प्लस में पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? बाघा बॉर्डर। अच्छा, मैकमोहन रेखा तो भारत प्लस में चीन के मध्य, भारत प्लस में जो चीन के मध्य जो सीमा रेखा कहलाती है उसे मैकमोहन कहा जाता है। डूरंट लाइन भारत प्लस में अफगानिस्तान के मध्य, भारत प्लस में अफगानिस्तान के मध्य, उसे कौन सी रेखा? डूरंट रेखा। और सर क्रिक लाइन तो कहां पे पड़ती है? गुजरात में पड़ती है। सर क्रिक तो कहां पे पड़ती है? गुजरात में पड़ती है। सिंपल सा इसका कौन सा? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चले, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भूमि से गिरा हुआ और सबसे गहरा बंदरगाह पड़ता है? तो सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह पड़ता है। भारत का सबसे भूमि से गिरा हुआ और गहरा बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में सबसे गहरा बंदरगाह पड़ता है ये। अगर मैं चेन्नई बंदरगाह की बात करता हूँ तो कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी भी क्या? तमिलनाडु के अंदर बंदरगाह तमिलनाडु में। पारादीप तो ओडिशा में बंदरगाह पड़ता है, ओडिशा में, ओडिशा में। और इसी बंदरगाह से जापान को जो लोहा निर्यात किया जाता है, जापान को लोहा भेजा जाता है, वो कौन से बंदरगाह से भेजा जाता है? इसी बंदरगाह से जापान को लोहा भेजा जाता है। कांडला बंदरगाह की बात करते हैं तो गुजरात में पड़ता है। गुजरात में कौन सा बंदरगाह पड़ता है? कांडला बंदरगाह पड़ता है। तो एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कौन सा है? बहुउद्देशीय नदी के ऊपर चलने वाला प्रोजेक्ट सबसे पहला कौन सा है? तो दामोदर नदी घाटी प्रोजेक्ट सबसे पहले चला था। दामोदर नदी घाटी तो कहां पे है? पश्चिम बंगाल, झारखंड में पड़ती है। पश्चिम बंगाल व झारखंड। दामोदर नदी घाटी सबसे पहला प्रोजेक्ट चला था, दामोदर नदी के ऊपर। चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? यानी कि अरब सागर में नहीं गिरती। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और गोदावरी। अगर मैं दक्षिण भारत की ऐसे नदियों की बात करता हूं तो 4 नदियां यहां पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की, चार नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अगर मैं इधर की साइड की बात करता हूं तो 2 नदियां हैं, एक तो नर्मदा और एक ताप्ती। यानी कि ये दो नदियां वो तो कहाँ पे पड़ती है? अरब सागर की ओर पड़ती है। और अगर मैं इस साइड की नदियों की बात करता हूँ तो ये कहाँ पे पड़ती है? बंगाल की खाड़ी। तो साबरमती तो राजस्थान से आती है, ये भी इसी साइड में आती है, ये भी इस साइड में। नर्मदा अरब सागर की नदी है, ताप्ती अरब सागर की नदी, साबरमती भी अरब सागर की नदी। और जो गोदावरी नदी पड़ती है बंगाल की खाड़ी की नदी है। तो कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? तो अपने कह सकते हैं गोदावरी नदी नहीं पड़ती। कौन सी? गोदावरी नदी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। गारो खासी और पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? गारो और खासी पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? सतपुड़ा का, विंध्य का, हिमालय का और पूर्वी घाट का। ये गारो खासी पहाड़ियां पड़ती है। गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियां पड़ती है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां पड़ती है, तो अपने कह सकते हैं हिमालय का हिस्सा। ये हिमालय का हिस्सा क्या पड़ता है? ये मेघालय के पठार में है, मेघालय का पठार है, मेघालय के पठार का हिस्सा पड़ता है। मेघालय का पठार का खासी की पहाड़ी के ऊपर विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राव स्थित है। मासिन राव सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? मासिन राव स्थित है। कहां पे? खांसी की पहाड़ी के ऊपर। आगे चले, मानस नदी किसकी सहायक नदी है? मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की। तीस्ता, मानस, तीस्ता, मानस, धनसिरी, सुबनसिरी, कालासिरी। तीस्ता, मानस, धनसिरी, सुबनसिरी, कालासिरी। सिंधु की बात करते तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी,
व्यास और सतलज। गंगा की बात करता हूं तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। नर्मदा की बात करते तो हिंडन, तवा, कुंडी। ये इसकी नर्मदा की सहायक नदियां पड़ती है। आगे चले। दक्कन दर्रा निम्नलिखित में से किन स्थानों को अलग करता है? दक्कन दर्रा, दक्कन पास जिसे कहा जाता है, तो जो दक्षिणी अंडमान पड़ता है, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। मैं सिंपल सी बताऊं तो उत्तरी अंडमान एक, तो समझना 2 मिनट। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, छोटा अंडमान। ये 4 तो अंडमान के पड़ते हैं। फिर कार निकोबार, छोटा निकोबार, ग्रेट निकोबार। ये 4 निकोबार के, 3 निकोबार के। दक्षिणी अंडमान व छोटा अंडमान को जो अलग करने वाला दर्रा पड़ता है उसे दक्कन पास कहा जाता है, और जो अंडमान व निकोबार को जो अलग करता है उसे 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। तो पूछ रहा है दक्कन पास तो यहाँ पे लिख नहीं रखा। हाँ, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को जो अलग करता है उसे कौन सा पास कहा जाता है? डी नंबर ऑप्शन है। तो अपने कह सकते हैं इसका डी नंबर ऑप्शन होगा। तो मिलते हैं अपने, तो अगर इतने ही प्रश्न थे आज अपने, तो नेक्स्ट क्लास में अपने मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं अपने कल नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।